everyone. Today we are going to start our science series. ये इस साइंस सीरीज़ का हमारी सबसे पहली वीडियो है. ये हमारा मॉड्यूल 1 का लेसन 1 है, मेजरमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इस वीडियो में हम पूरे चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. आपको नोट चाहिए तो आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी. तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़े और बहुत सिंपली आपको इस चैप्टर समझ आ जाएगा. तो शुरू करते हैं अपना लेसन 1. सबसे पहले हम जानेंगे मेजरमेंट होता क्या है. अब मेजरमेंट वैसे तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है और आप रोज़मर्रा में डेली में आप इस चीज़ को आप यूज़ करते हैं. चाहे वो आपकी इंजीनियरिंग हो, मेडिसिन हो, स्पोर्ट्स हो, कुकिंग हो, हर जगह ये यूज़ होता है. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मेजरमेंट होता क्या है. तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप का रूम है वो कितना बड़ा है, तो आप कह देंगे कि वो लॉन्ग है, मतलब इट्स वेरी लॉन्ग. तो क्या ये सही होगा? नो, इट्स नॉट राइट, क्योंकि हर पर्सन का जो लॉन्ग है वो वेरी करता है. तो इसीलिए हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए. एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है किसी भी चीज़ को बताने के लिए कि आखिर वो कितना उसका साइज़ है. ठीक है. तो इसी तरीके से जो मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट आता है. तो मेजरमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखें. मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी बाय कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड यूनिट. तो प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग क्या है? फाइंडिंग आउट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ समथिंग. किसी भी चीज़ की जो वैल्यू है एग्जैक्ट फाइंड करना, उसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग. और फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? कोई भी चीज़ जिसे आप मेजर कर सके. ठीक है. एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी. और कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड यूनिट, तो हर चीज़ को अगर इस फिजिकल क्वांटिटी को किसी भी स्टैंडर्ड यूनिट से कंपेयर करना पड़ेगा. सपोज आपको किसी भी टेबल की लेंथ फाइंड करनी है, या किसी भी बैग का वेट फाइंड करना है, या मान के चलो टेम्परेचर ऑफ वाटर. ठीक है. तो इन सब चीज़ों के लिए वो हम कहेंगे प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग. और ये फिजिकल क्वांटिटी, जैसे ये टेबल की लेंथ हमने स्केल से फाइंड करी, ठीक है, एक रूलर से. तो अगर हमको ये 25 आता है यहाँ तक, तो हम वो कौन सी स्टैंडर्ड यूनिट होगी? वो सेंटीमीटर है, इंच है, फीट है. तो हमें कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए उस हमारी लेंथ को फाइंड, उस मेजरमेंट को कंप्लीट करने के लिए. ठीक है. तो इट इन्वॉल्व्स द काउंटिंग हाउ मेनी टाइम्स अ चूजन स्केल और यूनिट फिट्स इनटू द क्वांटिटी. ओके. जैसे यहाँ पे एवरीडे एग्जांपल है, मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए प्लेग्राउंड पर काउंटिंग स्टेप्स और यूजिंग ए मीटर स्केल. किसी भी प्लेग्राउंड की लेंथ फाइंड करना, चाहे आप अपने स्टेप्स काउंट करते जाएँ या किसी भी मीटर स्केल से. और वेइंग अ कार्टन ऑफ बुक्स यूजिंग अ वेइंग स्केल एंड स्टैंडर्ड किलोग्राम वेट्स. तो ये हमारे एवरीडे एग्जांपल्स हैं. ठीक है. नेक्स्ट, आई होप आपको समझ आ गया होगा. सबसे पहला मेजरमेंट क्या इंक्लूड होता है? प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी हमारी ये होती है. ठीक है. और कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड यूनिट. ठीक है. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किसी भी स्टैंडर्ड यूनिट से कंपेयर करना, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेजरमेंट. अब नेक्स्ट आता है हमारा कि वाई डू वी नीड टू मेक अ मेजरमेंट. हमें आखिर मेजरमेंट की बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? अब उसका जवाब आता है कि मेजरमेंट इंश्योर एक्यूरेसी. तो क्या इंश्योर करता है कि जो चीज़ें होंगी वो एक्यूरेट होगी, फेयर होंगी, सबके लिए समान होंगी डेली लाइफ में. जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देखिए, अगर आप किसी भी शॉपकीपर से आम खरीदने जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ना पर केजी किसका कितना वेट है. अब सपोज कोई आपको 1 केजी में 4 आम दे दे, और पर आपको पता ना चले कि उसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, आपको किस तरीके से आपको उस चीज़ के पैसे लगाए जाएंगे. तो इस चीज़ को आप एक्यूरेसी को और फेयरनेस को इंश्योर करने के लिए मेजरमेंट ज़रूरत पड़ी. सो विदाउट प्रॉपर मेजरमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में अराइज बिटवीन बायर एंड सेलर. तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाते थे. ठीक है. और मेजरमेंट एसेंशियल इन डेली एक्टिविटीज़, चाहे वो कुकिंग हो, शॉपिंग हो, स्पोर्ट्स हो, ट्रैवल हो. कुकिंग में हम कोई भी, चाहे वो मसाला डाल रहे हैं या ऑयल है, सब चीज़ों में एक मेजरमेंट की ज़रूरत होती है. ठीक है. स्पेशली इन बेकिंग इट्स वेरी नेसेसरी. बिना मेजरमेंट के बेकिंग आप नहीं कर सकते. तो इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्यूरेट मेजरमेंट इज क्रिटिकल. और चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, जिसमें कि जो हमारी जो मेजरमेंट बहुत ही, मतलब आपको एक माइन्यूट चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए. एग्जाम्पल के तौर पे देखें, एक स्पेस साइंटिस्ट रिलाई ऑन प्रिसाइज मेजरमेंट टू इंश्योर शटल्स रीच एंड रिटर्न एट द करेक्ट टाइम एंड प्लेस. ठीक है. एक स्पेस साइंटिस्ट है, वो किस पे रिलाई करता है, किस पे निर्भर होता है? एक प्रिसाइज मेजरमेंट की. बहुत ही हर चीज़ एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, जिससे कि जो शटल है वो पहुँच सके और वापस आ सके करेक्ट टाइम एंड प्लेस पे. तो टू मेजर वी रिक्वायर स्पेसिफिक स्केल. तो मेजरमेंट के लिए हमें एक स्पेसिफिक स्केल चाहिए, जिसे हम कहते हैं यूनिट. ओके. तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमें मेजरमेंट की क्यों ज़रूरत है, जिससे कि एक्यूरेसी हो, फेयरनेस हो, कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो. ठीक है. तो इन सब चीज़ों की वजह से हमें मेजरमेंट को बनाने की ज़रूरत पड़ी. सो नेक्स्ट, सो व्हाट इज यूनिट. अब यूनिट आखिर होता क्या है? तो यूनिट इज अ मेजर डिवाइस और स्केल इन टर्म्स ऑफ विच वी मेक फिजिकल मेजरमेंट. ठीक है. एक फिक्स स्टैंडर्ड है जिसे हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिक, मतलब एक्सप्रेस करने के लिए मेजरमेंट को. जैसे कि यूनिट इज स्टैंडर्ड यूनिट यूज टू एक्सप्रेस मेजरमेंट. अब जैसे आपने कोई भी चीज़ मेजर करी, तो उसमें क्या क्या चीज़ होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और यूनिट होती है. न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे आपने किसी भी टेबल की लेंथ फाइंड करी और वो अगर 25 सेंटीमीटर होती है, तो जो सेंटीमीटर है
वो होती है आपकी यूनिट, और ये होती है आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, अब ये कितने टाइम्स होती है, हाउ मेनी टाइम्स यूनिट इज यूज, तो कितनी बार यूनिट यूज होती है 25, और ये होगी आपकी यूनिट। तो हर मेजरमेंट के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है, किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको क्या क्या चाहिए, न्यूमेरिकल क्वांटिटी इनटू यूनिट। तो ये फॉर्मूला है। तो आपको अगर यूनिट पूछा जाए तो यूनिट इज अ मेजर डिवाइस और स्केल इन टर्म्स ऑफ विच वी मेक फिजिकल मेजरमेंट, चाहे वो रूलर के थ्रू हो। तो एक यूनिट को आपको पता होना चाहिए कि आपने किस स्केल पे, किस डिवाइस पे, किस तरीके से उसे नापा है। ठीक है, एग्जाम्पल, काउंटिंग करेंसी नोट्स विदाउट नोइंग डिनोमिनेशन इज मीनिंगलेस। अगर आपको यही नहीं पता कि जो नोट्स हैं उनका डिनोमिनेशन क्या है, डिनोमिनेशन मतलब क्या वो 50 का है, 100 का है, 200 का है, 500 का है, बिना ये जाने आप उन नोट्स को काउंट नहीं कर सकते। तो अगर आपको यही नहीं पता कि उनकी डिनोमिनेशन है क्या, तो आप कैसे काउंट करेंगे। सेइंग 2 trees are 100 apart is incomplete unless द यूनिट सेंटीमीटर मीटर फीट इज स्पेसिफाइड। अगर आपको ये कहे कि 2 पेड़ 100 है, 100 अपार्ट मतलब 100 दूरी पर है, तो ये एकदम यूजलेस है। ठीक है, और इनकम्प्लीट आप कैसे बता पाएंगे, आपको पता होना चाहिए क्या 100 सेंटीमीटर है, 100 फीट है या 100 मीटर है। तो आपको यूनिट की बहुत ज़्यादा नीड है, बिना यूनिट के ये जो हमारा जो अगर डिस्टेंस का या किसी चीज़ को नापने का जो चीज़ है, मेजरमेंट है हमारी, वो मीनिंगलेस है। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ यूनिट, एक यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, मतलब एक गुड यूनिट में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सबसे पहले वो रेलेवेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको आता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड यूनिट। तो सबसे पहले वो रेलेवेंट होनी चाहिए। तो जो यूनिट है वो सूट करनी चाहिए जो आप क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं। सपोज आप डिस्टेंस को मेजर करते हैं, क्या आप डिस्टेंस को किलोग्राम में मेजर कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा किस में मेजर होना चाहिए, मीटर में, किलोमीटर में। ठीक है, तो वो जो भी चीज़ आप क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं वो आपकी जो है वो रेलेवेंट होनी चाहिए। चाहे आप वाटर को मेजर कर रहे हैं तो किस में होना चाहिए, लीटर में, ml में। किसी भी बैग फुल ऑफ फ्रूट्स किस में होना चाहिए, वो किलोग्राम। इसी तरीके से किसी भी चीज़ को डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम यूज़ करेंगे मीटर, किलोमीटर्स। इस टाइप की जो यूनिट है वो बिल्कुल रेलेवेंट होनी चाहिए, जो भी आप कोई भी चीज़ आप मेजर कर रहे हैं उससे। और सेकंड होता है आपका कन्वीनियंट। तो जो यूनिट होगी वो प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए कॉन्टेक्स्ट में। जैसे अगर आपको ये कहा जाए कि आपको 2 सिटीज़ के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, पर वो फिर किस में बोला है, आपको इंच में फाइंड करने के लिए बोला है, तो क्या ये पॉसिबल है, प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत इनकन्वीनियंट है। तो इसके लिए जो सुटेबल क्या होगी यूनिट आपकी, वो होगी आपकी किलोमीटर। तो जो यूनिट है आपकी वो कन्वीनियंट होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए यूज़ करने में, वेल डिफाइंड होनी चाहिए। तो यूनिट आपकी क्लियर होनी चाहिए और यूनिवर्सली अंडरस्टूड, ऐसी होनी चाहिए जो कि सब समझ सके, जिससे भी आप बताएं वो उसे इजीली समझ सके। अगर आप ये कहते हैं सेइंग 200 स्टेप इज वेग अनलेस द लेंथ ऑफ दैट स्टेप इज स्पेसिफाइड। अगर आप किसी को ये कहने लगे कि आपको आपका जो गार्डन है उसकी जो लेंथ है वो 200 स्टेप्स हैं, पर आप कैसे पता चलाएंगे कि वो स्टेप्स किसके हैं, अडल्ट के हैं, चाइल्ड के हैं, स्लो हैं या फास्ट पेस हैं। ठीक है, आपको ये पता होने के लिए जो स्टेप आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि 200 स्टेप्स ऑफ अ चाइल्ड और अडल्ट जो भी है, दे आर स्लो स्टेप्स, फास्ट पेस। तो इस तरीके से आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी वेल डिफाइन होनी चाहिए। तो ये जो 3 जो हमारे यूनिट के कैरेक्टरिस्टिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट, कन्वीनियंट एंड वेल डिफाइंड। आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंस ऑफ मेजरमेंट, एक्यूरेट मेजरमेंट। तो एक्यूरेट मेजरमेंट, बिल्कुल सटीक माप की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो इन मॉडर्न टाइम्स एक्यूरेट मेजरमेंट इज एसेंशियल इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डेली लाइफ। तो बहुत एसेंशियल है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, हमने स्पेस शटल का एग्जांपल देखा था। तो डिवाइसेस लाइक एटॉमिक क्लॉक्स आर सो प्रिसाइज दैट दे मे लॉस ओनली 1 सेकेंड इन 15 मिलियन ईयर्स। तो वो इतने प्रिसाइज होते हैं कि वो 1 सेकेंड में 15 साल लॉस हो जाते हैं। तो एक्यूरेट मेजरमेंट इंश्योर्स रिलायबिलिटी इन एक्टिविटीज सच एज नेविगेशन, कम्युनिकेशन एंड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। तो जो एक्यूरेट मेजरमेंट है वो नेविगेशन हो, चाहे वो कम्युनिकेशन है, और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में बहुत ज़्यादा जो रिलायबिलिटी को उसको इंश्योर करते हैं। बिना एक्यूरेट मेजरमेंट की ये सारी चीज़ें बहुत एक्यूरेटली रिलायबली नहीं हो सकती, चाहे वो साइंटिफिक कोई भी साइंस का एक्सपेरिमेंट हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, कोई भी नेविगेशन हो, सारी चीज़ें हमें इन सब चीज़ों के लिए एक्यूरेट मेजरमेंट की ज़रूरत है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स में, हमारे पूर्वज, हमारे बहुत पहले देखा जाए तो हिस्ट्री में क्या होता था, जो हमारे एंसेस्टर, हमारे पूर्वज बॉडी पार्ट्स को यूज़ करते थे। ठीक है, और एवरीडे ऑब्जेक्ट फॉर मेजरमेंट, चाहे वो हमारा हैंड स्पैन, फुट लेंथ, क्यूबिट। तो ऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी विच वी यूज एज अ मेजरमेंट फॉर मेजरिंग एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट। सो दीज मेथड्स आर इनकन्सिस्टेंट, वेरीड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पर ये जो सारी मेथड्स थे वो इनकन्सिस्टेंट थे। इनकन्सिस्टेंट मतलब सभी के जो हाथ है वो अलग है, साइज, फुट लेंथ सबका अलग होता है।
तो सभी पर्सन टू पर्सन ये सारी चीज़ें वेरी करती थी, तो ये मेथड जो था वो इनकन्सिस्टेंट था. सो ओवर टाइम स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इवॉल्व. तो एक वक्त के साथ ओवर अ टाइम एक नया सिस्टम, स्टैंडर्ड सिस्टम निजात हुआ, और जिसकी वजह से लीडिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ SI, जो कि हम आज यूज़ करते हैं. SI का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. अच्छे से आपको याद होना चाहिए. दिस कैन बी आस्क्ड इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. ओके, तो फिर हम आज के टाइम में हम क्या यूज़ करते हैं? SI. और एंसेस्टर्स हमारे क्या यूज़ करते थे? अपनी बॉडी पार्ट्स को यूज़ करते थे, जिसमें हैंड स्पैन, फुट लेंथ एंड क्यूबिट, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट, सो हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स मेक मेजरमेंट? तो हमारे एंसेस्टर्स किस तरीके से चीज़ों को मापते थे, नापते थे? तो बॉडी पार्ट्स एज अ यूनिट, तो वो यूज़ करते थे बॉडी पार्ट्स को एज अ यूनिट. जैसे डिजिट यूज़ किया जाता था, विड्थ ऑफ ए फिंगर, तो ये जो हमारी जो फिंगर है उसकी जो विड्थ होती थी उसे हम यूज़ करते थे एज अ डिजिट. फुट होता था लेंथ ऑफ ए फुट. क्यूबिट होता था हमारा लेंथ ऑफ एन आर्म, पूरे हाथ की जो बाजू से लेके हाथ की जो बिल्कुल आगे टिप तक जो होती थी उसको हम कहते थे क्यूबिट. हैंड स्पैन क्या होता था? जो पूरे हमारे जो थंब और लिटिल फिंगर के बीच का जो डिस्टेंस होता था उसको हम कहते थे हैंड स्पैन. फैथम, अगर हम दोनों हाथ को एकदम स्ट्रेट करते हैं तो उनके जो बीच का जो डिस्टेंस होता था उसको हम कहते थे फैथम. तो ये सारे जो हमारे बॉडी पार्ट्स थे उन्हें हम एंशिएंट टाइम्स, ये हमारे सारे एंशिएंट मेथड्स हैं मेजरमेंट के जो हमारे एंसेस्टर्स यूज़ करते थे. तो आपको कुछ भी पूछा जा सकता है कि डिजिट क्या होता है? इट्स अ विड्थ ऑफ ए फिंगर. फुट होता है हमारा लेंथ ऑफ ए फुट. क्यूबिट हमारा लेंथ ऑफ एन आर्म. तो ऑल दीज क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन MCQ. तो आप अच्छे से इन्हें पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, हैंड स्पैन हमारा थंब और लिटिल फिंगर के बीच का डिस्टेंस है, और फैथम दोनों हाथ को अगर आप आउटस्ट्रेच बिल्कुल खोल देते हैं और उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं फैथम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट स्लाइड देखें. ऑब्जेक्ट्स एंड सराउंडिंग एज यूनिट्स. तो हम ऑब्जेक्ट जो हमारे आसपास सराउंडिंग में अभी जो होती थी उन्हें भी हम पहले एज अ यूनिट यूज़ करते थे. तो रोमन्स क्या यूज़ करते थे? पेस. पेस क्या होता है? स्ट्राइड ऑफ ए सोल्जर. तो ये जो हमारा एक स्टेप सोल्जर का जो होता था उसको हम कहते थे पेस. तो जो 1000 पेसेस होते, ऐसे ही 1000 जो स्टेप्स होते थे सोल्जर के, क्योंकि सोल्जर के जो स्टेप्स होते थे वो बहुत लंबे लंबे होते थे. ठीक है, तो 100 जो पेसेस होते थे वो किसके बराबर होता था? 1 माइल के बराबर होता था. तो ये सारे हमारे जो पहले के टाइम में इस तरीके से जो मेजरमेंट के लिए चीज़ें बना के रखते थे कि अगर हम जो 1000, अगर हमें 1 माइल फाइंड करना है तो जितना भी डिस्टेंस एक सोल्जर, ठीक है, 100 पेसेस में कवर करेगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 1000 पेसेस के बराबर हो जाएगा. ओके, तो वो 1000 पेसेस किसके बराबर है? 1 माइल के. ग्रेन, अनाज का एक दाना होता है एज अ यूनिट ऑफ मास यूज़ करते थे. तो इक्वल टू द वेट ऑफ ए व्हीट ग्रेन, जो एक अनाज के दाने के बराबर होता था उसे एज अ यूनिट ऑफ मास यूज़ किया जाता था. नेक्स्ट देखें, अब इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड यूनिट, रेलेवेंट, कन्वीनियंट एंड वेल डिफाइंड. तो एंशिएंट यूनिट की क्या क्या लिमिटेशन थी, क्या क्या उसमें खामियां थी? सबसे पहले वेल डिफाइंड नहीं होती थी. जो हमारे पहले की जो यूनिट्स थी वो वेल डिफाइंड नहीं होती थी, बिकॉज बॉडी पार्ट्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. हर पर्सन का जो बॉडी पार्ट है उसका जो साइज़ है वो अलग है. सबका फुट साइज़ डिफरेंट होता है, सबका हाथ का साइज़ डिफरेंट होता है, सबके स्टेप्स डिफरेंट होते हैं, और पेस डिपेंड ऑन स्पीड, एज एंड फिजिकल विड्थ. हर चीज़ हर पर्सन की डिफरेंट होती है, तो एक वेल डिफाइंड नहीं होता था. नॉट यूनिवर्सली कन्वीनियंट, और यूनिवर्सली अब कन्वीनियंट भी नहीं है, क्योंकि अगर आप हाथ से या क्यूबिट से किसी भी लॉन्ग डिस्टेंस को आप मेजर करते हैं तो वो इम्प्रैक्टिकल है, बहुत डिफरेंट है. किसी से आपको ये कहा जाए कि आपको 2 सिटी का डिस्टेंस फाइंड करना है पेसिस में, चल के मतलब अपने, तो वो एक कम्बरसम है. कम्बरसम मतलब बहुत टाइम टेकिंग है, इनकन्वीनियंट है. ठीक है, बहुत डिफिकल्ट है 2 सिटी का डिस्टेंस आपको थ्रू पेसिस कैलकुलेट करना. और नॉट रेलेवेंट, साइंटिफिक एक्यूरेसी के हिसाब से भी रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि ग्रेन का वेट डिपेंड करता है किस टाइप का वो ग्रेन है. मॉइस्चर है, अगर उसके अंदर पानी हुआ, मॉइस्चर हुआ तो उसका वेट अलग है. तो इसी वजह से सच यूनिट्स लैक प्रिसीजन, में प्रिसीजन की बहुत ज़्यादा कमी थी, और जो कि हमें ट्रेड के लिए ज़रूरत थी, इंजीनियरिंग के लिए भी ज़रूरत है, और हमें साइंस के लिए भी. तो ऑल दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल दीज आर द लिमिटेशंस. सॉरी, लिमिटेशंस क्या होता है? ये सारी हमारी इसकी खामियां थी, ड्रॉबैक्स थे एंशिएंट यूनिट्स के. और हमारी आज की यूनिट, गुड यूनिट में कौन कौन से? वो रेलेवेंट भी है, कन्वीनियंट भी है, वेल डिफाइंड भी है. सो कंक्लूजन क्या निकलता है इससे कि जो एंशिएंट यूनिट्स हैं वो सिंपल थी, प्रैक्टिकल थी, लोकल यूज़ के लिए, बट दे लैग्ड. पर उनमें क्या कमी थी? स्टैंडर्डाइजेशन की, प्रिसीजन की, और यूनिवर्सलिटी की. सो दिस इनकन्सिस्टेंसी लीड टू कन्फ्यूजन, अनफेयरनेस इन ट्रेड. ठीक है, जो हम व्यापार करते थे, इवेंचुअली पेव द वे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट. तो इसी वजह से एक रास्ता बना था जिसकी वजह से आज हम SI यूनिट की तरफ पहुंचे हैं. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. अब नीड फॉर ए स्टैंडर्ड यूनिट, आखिर हमें स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत क्यों पड़ी? यूनिट बेस्ड ऑन बॉडी पार्ट्स लाइक क्यूबिट, फुट एंड हैंड स्पैन वर आर्बिट्रेरी एंड इनएक्यूरेट. आर्बिट्रेरी मतलब वो कोई फिक्स नहीं होती थी. ठीक है, नॉट फिक्स्ड,
और इनएक्यूरेट होती थी, तो इसीलिए हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत पड़ी. मेजरमेंट वेरीड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कॉज प्रॉब्लम इन ट्रेड एंड डेली ट्रांजेक्शन. सो टू ओवरकम स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर डेवलप्ड, इसी वजह से एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाई गई. जैसे कि 3000 BC में इजिप्टियंस क्या यूज़ करते थे, उन्होंने उनका स्टैंडर्ड क्यूबिक क्या होता था, जो फेरो था उसकी जो एल्बो से लेके जो मिडिल फिंगर का जो डिस्टेंस होता था वो यूज़ करते थे, उसको वो सबके लिए सेम होता था. इसी साइज़ का उन्होंने एक रॉड बना ली और उसे वो एज अ स्टैंडर्ड क्यूबिट यूज़ करते थे इन 3000 BC. अब ब्रिटिश किंग हेनरी वन जो थे, वो यार्ड क्या था उनकी नोज से लेके जो थंब की लेंथ थी वो क्या स्पेसिफाई था, उसे हम कहते थे यार्ड. इसी तरीके से क्वीन एलिजाबेथ वन के टाइम पे जो माइल किसके बराबर होता था, 8 फरलॉन्ग्स. और 8 फरलॉन्ग्स क्या होता है, एक फरलॉन्ग क्या होता है, जो एक ऑक्सेन डिस्टेंस ट्रैवल करता है एक खेत को जोतने के लिए बिना रुके, उसको हम कहते हैं 1 फरलॉन्ग्स. इसी तरीके से जब वो 8 चक्कर लगाता है तो वो किसके बराबर हो जाता है, 1 माइल के. ओके, सो दीज स्टैंडर्ड्स वो यूजफुल तो थे पर शॉर्टली, ज़्यादा टाइम तक वो यूजफुल नहीं थे. एज दे चेंज विथ रूलर्स एंड रीजन्स, अब जैसे ही वो रूलर चेंज होता था, रीजन चेंज होता था, तो वो जो वक्त के साथ चेंज हो गया. अब जैसे ब्रिटिश हेनरी के बाद जो भी कोई नया रूलर आया, जो यार्ड था वो भी चेंज हो जाता है, क्योंकि सबकी जो नाक से लेकर थंब का लेंथ है वो डिफरेंट है. इसी तरीके से क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पर भी चीज़ें डिफरेंट हो गई. तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो लंबे समय तक नहीं चल पाई. सो बाय द 18th सेंचुरी मैनी डिफरेंट यूनिट्स फॉर लेंथ, मास, एरिया एंड वॉल्यूम वर इन यूज. तो 18 सेंचुरी तक बहुत सारी यूनिट लेंथ के लिए, मास के लिए, एरिया के लिए यूज़ में थी. पर हमें फिर भी एक यूनिफॉर्मिटी की भी ज़रूरत थी, ठीक है, जिसकी वजह से मॉडर्न सिस्टम आया जिसे हम आज कहते हैं SI यूनिट. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. सो हमारे इंडियन मेजरमेंट सिस्टम, ठीक है, अब हमारे अलग अलग पीरियड पे किस तरीके की जो मेजरमेंट सिस्टम यूज़ होते थे. तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे एंशिएंट पीरियड. तो एंशिएंट पीरियड में क्या यूज़ होता था, एंशिएंट पीरियड में जो शैडो ऑफ ट्रीज, तो ट्री की जो परछाई होती थी, लूनर साइकिल के बेसिस पे हम टाइम को मेजर करते थे. मोहनजोदाड़ो एरा में 5000 ईयर्स अगो जो ब्रिक्स, जो ईंटें होती, उनका एक रेशियो जो होता था फिक्स होता था, जो क्या होती थी, लेंथ होती थी 4:2:1, मतलब लेंथ ब्रेथ 1, मतलब सारी जो ब्रिक्स होती थी ना, उन सभी का जो रेशियो होता था वो यही होता था. चंद्रगुप्त मौर्य पीरियड में जो कि 2400 ईयर्स अगो जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती थी वो क्या होती थी, उसको कहते थे हम परमाणु. अंगुल को कहते थे जो हम स्मॉल लेंथ के लिए यूज़ करते थे, और योजन लॉन्ग डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर. तो आपको ये पूछा जा सकता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य पीरियड. ओके, ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य पीरियड, तो वो क्या है, परमाणु. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जो यूनिट है वो स्मॉलेस्ट है ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त मौर्य पीरियड. ओके, और अंगुल हम कब यूज़ करते थे, स्मॉल लेंथ के लिए, और योजन होता था लॉन्ग डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर. आयुर्वेदा में प्रिसाइज यूनिट फॉर मास एंड वॉल्यूम इन मेडिसिन. तो आयुर्वेदा में एक प्रिसाइज यूनिट होती थी, मास के लिए, वॉल्यूम के लिए यूज़ की जाती थी. नेक्स्ट, अ मेडिवल पीरियड, जो बीच का जो टाइम होता था, जिसमें अकबर का रीजन था, एन अकबरी. तो यूनिट ऑफ लेंथ को हम क्या कहते थे, लेंथ की यूनिट क्या होती थी, गज. और एक गज किसके बराबर होता था, 24 तसुज. और जो यूज़ करते थे हम लैंड मेजरमेंट के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, गार्डन एंड रोड्स. तो ये गज हमारा आज भी इवन कुछ रूरल एरियाज़ में जो गज हम आज भी लोग, जैसे 50 गज ज़मीन, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, गज यूनिट आज भी कहीं कहीं गाँव के एरिया में यूज़ होती है. और गज कब तक यूज़ होता था, मैट्रिक सिस्टम 1956 में, जब तक मेट्रिक सिस्टम नहीं आता है तो वो हमें तब तक हम यूज़ करते थे. ठीक है, आपको पूछा जा सकता है मेडिवल पीरियड में कौन सी यूनिट यूज़ होती थी, वो थी हमारी गज. और एक गज में कितने तत्सुज होते हैं, 24. तो ये सारी चीज़ें थोड़ा आराम से ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे तो यू कैन इजीली रिमेमोराइज ऑल दिस. नेक्स्ट देखें, और आया ब्रिटिश पीरियड. तो ब्रिटिश रूलर्स ने इंडियन यूनिट और जो ब्रिटिश सिस्टम था दोनों को एक साथ अलाइन करके यूज़ करते थे. जैसे लेंथ इंच, फुट, यार्ड लेंथ के लिए यूज़ करते थे. मास के लिए क्या यूज़ करते थे, ग्रेन, आउंस एंड पाउंड. और इंडियन ट्रेडिशनल यूनिट्स कौन कौन सी थी, एक रत्ती, माशा, तोला, चटांक, सीर, मौंड. तो एक रत्ती में कितना होता है, 120 मिलीग्राम. और रिलेशन सबकी सारी जो ये ट्रेडिशनल यूनिट्स के बीच में क्या क्या रिलेशन है वो भी आप एक बार देख के ज़रूर जाए. ठीक है, ये 8 रत्ती किसके बराबर होता है, एक माशा के, 12 माशा एक तोला के, 5 तोला एक चटांग के, 16 चटांग एक सीर के, 40 सीर एक पौंड के, और एक मौंड 100 पाउंड के. ओके, तो सबसे जो बड़ा है इसमें वो कौन सा है, एक मौंड. ठीक है, और एक रत्ती कौन यूज़ करता था, गोल्ड्स में, सुनार और आयुर्वेदा में तो ये यूज़ करा जाता था. तो एक रत्ती किसकी, 120 मिलीग्राम. नेक्स्ट,
अब ये आता है आपका मॉडर्न मेजरमेंट सिस्टम। तो ओरिजिन ऑफ मेट्रिक सिस्टम सबसे पहले होता है, इसमें मेट्रिक सिस्टम आता है। वो कब आता है? फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद 1790 में, जब फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद इंट्रोड्यूस होता है। और कौन करता है इसे इंट्रोड्यूस? फ्रेंच साइंटिस्ट। ये किस पे बेस होता है? डेसिमल अरिथमेटिक पे, ठीक है, मतलब बेस ऑफ 10 मल्टीपल ऑफ 10, मतलब एक्चुअली ये होता है किस पे? मल्टीपल एंड सब डिवीजन ऑफ 10 पे, डेसिमल अरिथमेटिक पे बेस होता है मेट्रिक सिस्टम। और इसका एम क्या होता है? एक नेशनल स्टैंडर्ड बनाना, जिससे कि हमारी ट्रेड में और साइंस में एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। ओके, तो अर्ली स्टैंडर्ड्स कौन कौन से थे? मीटर। तो सबसे पहले जो मैट्रिक सिस्टम के टाइम पे जो अर्ली स्टैंडर्ड क्या थे मीटर का, क्या होता था? ओरिजिनली डिफाइंड एज 1/10 मिलियन ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द इक्वेटर अलॉन्ग द मेरिडियन नियर डनकिर्क, जो फ्रांस में, और बार्सिलोना स्पेस में। तो उन्होंने मीटर के लिए क्या बनाया था? एक स्टैंडर्ड यूनिट। जो डिस्टेंस होता था आपका, जो नॉर्थ पोल से लेकर इक्वेटर तक जो डिस्टेंस था, किसके पास में? मेरिडियन, जो कि फ्रांस और बार्सिलोना के पास था, उसका जो 10 मिलियन डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उस पूरे डिस्टेंस को, उसे अगर 10 मिलियन पूरे हिस्सों में डिवाइड करने के बाद जो उसका एक पार्ट होता था, उसे हम कहते थे मीटर। तो मास कैसे डिफाइन करते थे? द मास ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ डेसीमीटर ऑफ वाटर। तो जितना पानी अगर एक क्यूब है, उसके अगर लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या है? 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, तो उसमें जितना भी पानी भरा जा रहा है उसका जो मास होता था, उसको हम डिफाइन करते थे मास ऑफ 1 क्यूबिक डेसीमीटर। ओके, और वर्किंग स्टैंडर्ड वर मेड यूजिंग प्लेटिनम इरिडियम बार्स एंड सिलेंडर्स, ठीक है। और इन स्टैंडर्ड्स को कैसे लाया जाता था एज अ स्टैंडर्ड? तो जो प्लेटिनम इरिडियम बार्स होते थे और सिलेंडर्स होते थे, अब उसी साइज़ का आप बना लेते थे प्लेटिनम इरिडियम बार्स को, और उसी टाइप के सिलेंडर्स होते थे, उसी वेट के बना के रख दिए जाते थे, जिन्हें प्रिजर्व किया गया है पेरिस में इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स, ठीक है। और वही स्टैंडर्ड पूरी दुनिया भर में यूज़ होते थे। अब प्लेटिनम इरिडियम बार्स को क्यों यूज़ करते थे? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होते थे, किसी भी मेटल के साथ एयर के साथ रिएक्ट नहीं करते थे, और अपनी जो शेप है वो काफ़ी लंबे समय तक मेंटेन करते थे। तो कहने का मतलब है कि जैसे प्लेटिनम इरिडियम बार को आपने 1 मीटर का जो डिस्टेंस है उसी साइज़ का बना के, और इसी तरीके से उसी मास का, जितना 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ वाटर एक क्यूब में आता है, उसी का मास का आप बना के एज ए प्रिजर्व कर दिया गया है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट में। और इसी तरीके से पूरी दुनिया भर में यूज़ होता था ड्यूरिंग मैट्रिक सिस्टम। और टाइम के लिए हम सेम आवर, मीटर, सेकेंड, जो आज भी हम प्रेजेंटली यूज़ करते हैं, जो कि बेस्ड होता है आपके अर्थ के रोटेशन पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखें, अब इंटरनेशनल अडॉप्शन। अब मीटर कन्वेंशन 1875 एक ट्रीटी साइंड होती है जिसमें एक मैट्रिक सिस्टम को अडॉप्ट किया जाता है फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए। तो 1875 में मीटर कन्वेंशन अडॉप्ट किया जाता है, और अलग अलग सिस्टम्स भी थे। एक CGS सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, MKS सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड। और इन 1958 स्टैंडर्ड को वापस से रिडिफाइन किया जाता है, और 1983 में मीटर की जो किस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि अ लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 129 and 792.458 ऑफ ए सेकेंड। तो जो भी लाइट ने का जो पाथ होता है, जो वो ट्रैवल करता है, वैक्यूम मतलब बहुत मिनिमल एयर ना, और एयर बिल्कुल ना के बराबर हो, तो लाइट के द्वारा जितना भी जो डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है इतने सेकेंड में, तो उसको हमने कहा था एज अ मीटर, ठीक है। ये है 1983 में। सो रिच रीडेफिनेशन लीड टू द SI। अब इसी रीडेफिनेशन के बाद जो एक SI सिस्टम ऑफ यूनिट आया। नेक्स्ट देखिए SI यूनिट। अब फाइनली जो SI यूनिट है कब अडॉप्ट किया जाता है? वो अडॉप्ट होता है 1960 में, 1960 एट 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट। 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है, और जिसकी वजह से हमें एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड मिलता है सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए, जो हम आज भी यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम लेंथ के लिए क्या यूज़ करते हैं? लेंथ का सिंबल क्या हम L यूज़ करते हैं, जिसका SI यूनिट क्या होता है, या SI यूनिट नेम मीटर है, जिसे हम यूज़ करते हैं M। जैसे हम लिखते हैं ना 2 मीटर, तो ये हमारा जो M है उसे हम अगर पूरा नंबर में लिखते हैं तो मीटर है, पूरे यूनिट नेम लिखते हैं, और सिंबल अगर हम करते हैं तो वो होता है हमारा L। इसी तरीके से मास को हम M लिखते हैं, इसकी जो हमारी सिंबल है SI यूनिट का वो हमारा kg। टाइम के लिए T है, अगर हम टाइम लिखते हैं या हम T लिखते हैं, वो था सेम, ठीक है। ये सिंबल हमारा टाइम के लिए, जिसकी SI यूनिट नेम है सेकेंड, और इसको हम सिंबल में लिखते हैं S। सेम इलेक्ट्रिक करंट है हमारा, इलेक्ट्रिक करंट हमारा है I, और इसको हम, इसकी यूनिट नेम क्या है? एम्पेयर। अब एम्पेयर क्या करता है? वो मेजर करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है उसको मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं एम्पेयर, और इसका सिंबल है A। अब थर्मोडायनामिक टेम्परेचर जो है हमारा
T, इसे हम यूज़ करते हैं टू फाइंडिंग द टेम्परेचर, ओके, टेम्परेचर ऑफ वाटर एनीथिंग। तो उसका यूनिट नेम है हमारा केल्विन, जो हमारा आता है, इसका सिंबल है K। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम कहते हैं N, और यूनिट नेम उसका मोल है और सिंबल है MOL। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब हाउ मच क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने एटम्स हैं, तो उन्हें फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं मोल। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी हमारा लास्ट है, जिसका जो हमारा सिंबल है उसे हम कहते हैं I, और ये है हमारा कैंडेला, कैंडेला हमारी यूनिट नेम है, एंड CD है हमारी यूनिट सिंबल। तो कैंडेला क्या करता है, मेजर द ब्राइटनेस और इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम अ सोर्स। चाहे वो कैंडल है, सपोज एक बल्ब जल रहा है, उसकी इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हम किसे मेजर करते हैं, हम मेजर करते हैं कैंडेला में। चाहे एक कैंडल जल रही है और जो उसकी जो ऊपर जो रोशनी आ रही है, इसको मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं कैंडेला। वो किस में इंटेंसिटी मेजर होती है, कैंडेला में होती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये जो हमारी जो सारी जो यूनिट है, ये हमारी बेस फिजिकल यूनिट्स हैं, ओके। और ये जो हमारी ये चेंज नहीं हो सकती हैं। इसके बाद इन्हीं यूनिट का यूज़ करके जो बनती हैं उन्हें हम कहते हैं डेराइव्ड यूनिट्स। तो ये जो 7 यूनिट्स हैं आपको याद होनी चाहिए, ऑल दीज आर बेस यूनिट्स, और ये सारी जो यूनिट्स हैं वो बाकी सभी यूनिट्स से इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं है। नेक्स्ट देखें, सो ये है बेस यूनिट्स हमारी, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पेयर, केल्विन, मोल, कैंडेला, ओके। और ये हमारी डेराइव्ड यूनिट्स हैं जो कि इन्हीं यूनिट से डेराइव होकर बनती है। न्यूटन किसकी होती है, फोर्स की होती है। पास्कल प्रेशर की होती है। जूल एनर्जी की होती है। अब टेम्परेचर इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, ठीक है। हम सेल्सियस में भी मेजर करते हैं टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट में भी मेजर करते हैं। जो हमारी SI बेस यूनिट्स हैं वो इंडिपेंडेंट है ईच अदर, मतलब ये जो सारी यूनिट्स हैं ना ये इस पे डिपेंड है, ना ये इस पे, ना ये इस पे है, ये ऑल दीज आर इंडिपेंडेंट। मैट्रिक सिस्टम इवॉल्व इनटू द SI सिस्टम विच इज़ नाउ द ग्लोबल। जो मैट्रिक सिस्टम इसमें इवॉल्व हो जाता है, SI सिस्टम में बनता है, और जो कि आज ग्लोबल स्टैंडर्ड है, सब यूज़ करते हैं। SI यूनिट क्या इंश्योर करता है कि चीज़ें एक्यूरेसी बनी रहे, यूनिफॉर्मिटी हो और यूनिवर्सैलिटी हो, किसमें, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड कॉमर्स में, ठीक है। चाहे हम ट्रेड कर रहे हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, हर चीज़ में जो SI यूनिट है वो इंश्योर करता है कि सब कुछ एक्यूरेट हो, यूनिफॉर्म हो और सबके लिए यूनिवर्सल हो। अब आप तो हमने पढ़ लिया कि कौन कौन सी बेस यूनिट्स होती हैं, ठीक है, डेराइव यूनिट्स, ठीक है। बेस यूनिट जब आपको पूछा जा सकता है व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन बेस यूनिट एंड डेराइव यूनिट्स, तो जो बेस यूनिट होती हैं वो क्या है, हमारा फंडामेंटल इंडिपेंडेंट यूनिट्स होती हैं, जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पेयर, केल्विन, मोल, कैंडेला। तो ऑल 7 आर बेस यूनिट्स। डेराइव यूनिट कौन कौन सी होती हैं, ऑब्टेनिंग बाय कंबाइनिंग बेस यूनिट्स अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। तो इन्हीं सभी यूनिट्स को, बेस यूनिट को कंबाइन करके इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है इनकी फिजिकल क्वांटिटीज़ की, उसी तरीके से हम अपनी डेराइव यूनिट फॉर्म करते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें आप कि जैसे एरिया है, एरिया क्या होता है, आपको ये पूछा जाए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ की जो हमारी क्या होती है यूनिट, मीटर में होता है, और ब्रेथ भी हमारा मीटर में होता है। जब इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर मीटर हो जाता है, ओके। इसी तरीके से वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है। अब चाहे वो किसी की भी वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब करे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा क्या होता है, L क्यूब हो जाता है। अब उसकी यूनिट लेंथ की क्या होती है, सेम SI यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, ये भी मीटर होती है, मीटर। अब 3 टाइम्स मीटर, ये हो जाता है क्यूबिक मीटर। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास क्या होता है, किस में मेजर करते हैं हम, केजी में करते हैं, तो ये हो जाए केजी। एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, ओके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलिए, मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो ये आपको एक्सेलरेशन पता होनी। तो और ये जो पूरा होता है इसको हम कहते हैं न्यूटन भी कहते हैं हम इसे, ठीक है, इसे हम पूरे को न्यूटन भी कहते हैं। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स हम किसको कहते हैं, अभी निकाला था न्यूटन होता है, तो इसको हम कहते हैं न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, तो क्या बन जाता है, पास्कल। तो ये सारी जो आपकी जो यूनिट्स हैं वो आपकी डेराइव यूनिट्स हैं, जो कि इन्हीं सब यूनिट्स का, बेस यूनिट्स का यूज़ करके बनती हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। फोर्स की हमारी SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन, प्रेशर की क्या होती है, पास्कल, वर्क या एनर्जी की क्या होती है, जूल, एंड पावर की क्या होती है, वाट। तो ये जो चारों यूनिट है प्लीज़ आप अच्छे से याद कर लें। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, डायरेक्ट 1 लाइनर में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज SI यूनिट ऑफ फोर्स। आपको बताना है तुरंत कि फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, ओके। आपका प्रेशर क्या होता है, प्रेशर आपको पता होना चाहिए, प्रेशर होता है पास्कल विथ सिंबल। आपको सिंबल भी पता होना चाहिए और आपको पूरा नेम भी पता होना चाहिए, पास्कल। वर्क का क्या होता है, जूल, एंड पावर का क्या होता है, वॉट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशल नेम
यूनिट्स हैं कुछ फ्रीक्वेंसी की, क्या होती है हर्ट्स, ये सेम जो ऊपर है मैंने इंपॉर्टेंट बताया है, तो इनको यहाँ पे स्पेशल यूनिट करके बताया हुआ है। फ्रीक्वेंसी की भी क्या होती है हर्ट्स। तो ऑल दीज 5 आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर ऑल दीज। ओके, नेक्स्ट, अब आपने ये पढ़ लिया कि क्या होती है एसआई यूनिट होती है किस तरीके से। अब देयर आर कॉमन रूल्स ऑफ राइटिंग एसआई यूनिट, तो आपको कुछ रूल्स का फॉलो करना पड़ता है जब आप एसआई यूनिट को लिखते हैं। तो एसआई यूनिट वाज क्रिएटेड टू स्टैब्लिश अ कॉमन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट टू इंश्योर क्लैरिटी, यूनिफॉर्मिटी, ग्रामेटिकल रूल्स फॉर फ्रेम, ठीक है, जिससे क्या इंश्योर करने के लिए कि वो क्लियर हो और सबके लिए सेम हो। कुछ ग्रामेटिकल रूल्स बनाए गए जब हम एसआई यूनिट को लिखते हैं, ठीक है, वो फ्रेम किए गए। अब ये कुछ 10 रूल्स हैं जिन्हें आपको हमेशा याद रखना है। और इवन ये इस पे क्वेश्चन भी आता है, व्हाट आर द कॉमन रूल्स ऑफ राइटिंग एन एसआई यूनिट। तो सबसे पहले जो स्पेस बिटवीन नंबर एंड यूनिट, जब आप लिखते हैं जैसे लेंथ ऑफ अ टेबल इज 7 मीटर, तो ये जो बीच के जो है एक आपको स्पेस देना है, ठीक है। अगर आप दोनों को पास में लिख देते हैं तो वो गलत है, ठीक है, एक स्पेस होना जरूरी है। तो नो स्पेस विद डिग्री सेल्सियस, डिग्री मिनट सेकेंड प्लेन एंगल, ठीक है। तो इसके बीच में कोई स्पेस नहीं होगा, जैसे यहाँ पे हमने एक स्पेस दिया है पर इसमें आपको 30 डिग्री सेल्सियस, तो देयर विल बी नो स्पेस बिटवीन 30 एंड द डिग्री सेल्सियस। ओके, नो प्लूरल फॉर्म ऑफ और यूनिट सिंबल्स, तो जो यूनिट सिंबल्स होते हैं उनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता, ठीक है, किसी के बाद भी आप एस नहीं लगाएंगे, ठीक है, नो प्लूरल फॉर्म। नो फुल स्टॉप आफ्टर यूनिट सिंबल, किसी भी यूनिट सिंबल के बाद आपको फुल स्टॉप नहीं लगाना है, ओके, ठीक है। एक्सेप्ट सेंटेंस एंड, सपोज कि ये जो इसके बाद ही आपका जो सेंटेंस भी खत्म हो रहा है तो अलग बात है, पर अगर आपको लिखना है किसी के बाद आपको फुल स्टॉप नहीं लगाना। नेक्स्ट देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स मस्ट हैव स्पेस, अगर 2 यूनिट को आप कंबाइन कर रहे हैं जैसे मीटर सेकेंड है तो उसके बीच में आपको स्पेस लिखना है, ठीक है। और ये मिली सेकेंड, मिली क्या है हमारा प्रीफिक्स है, सेकेंड हमारी यूनिट है, तो इसके अगर हम एमएस और एक एम और एस जिसमें गैप है दोनों का मतलब अलग है, अगर दोनों चीज़ अलग अलग है तो इसको क्या कहेंगे मीटर सेकेंड है, ठीक है, क्योंकि दोनों डिफरेंट यूनिट है। पर जो मिली है वो क्या है हमारा प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स को और यूनिट को हम साथ में मिला के लिखेंगे, ओके। 6th है हमारा 0 बिफोर डेसिमल फॉर नंबर्स लेस देन 1, किसी भी जो नंबर है, जो भी नंबर 0 से छोटा है उससे पहले आपको 0 लगाना है, विदाउट 0 आप नहीं लिखेंगे, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है यूनिट फ्रॉम प्रॉपर नेम्स यूज कैपिटल लेटर, अभी हमने पढ़ा था ना वर्क की क्या होती है यूनिट, वो होती है जूल। तो जब भी हम जूल को हम लिखेंगे तो इसका जो जे है, अगर जूल लिखेंगे पूरा तब तो हम स्मॉल में लिख सकते हैं, पर अगर हम उसको इसका सिंबल लिख रहे हैं तो उसको हम लिखेंगे कैपिटल जे नॉट स्मॉल जे, ओके। 8th रूल है यूज अ स्क्वायर्ड और क्यूब मॉडिफायर्स, तो करेक्ट क्या होता है स्क्वायर किलोमीटर एंड क्यूबिक सेंटीमीटर, सेकेंड स्क्वायर और ग्राम क्यूब, ये भी करेक्ट है, ओके। अवॉइड मल्टीपल सॉलिडस, तो ये जो साइन है सॉलिडस का इसको आपको अवॉइड करना है मल्टीपल का, आप एक यूनिट में सिर्फ एक ही सॉलिडस का यूज़ करेंगे, तो आपको ये अवॉइड करना है। लास्ट वन, फॉलो एसआई प्रीफिक्स रूल्स कंसिस्टेंटली, ओनली वन प्रीफिक्स अटैच डायरेक्टली टू अ यूनिट, एक यूनिट पे सिर्फ एक ही प्रीफिक्स अटैच होगा, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था मिली सेकेंड, ठीक है, तो मिली जो है वो आपका क्या है प्रीफिक्स, तो एक यूनिट के साथ सिर्फ एक ही प्रीफिक्स यूज़ होगा। तो ये आपके सारे रूल्स थे 10 कि किस तरीके से आपको आपकी एसआई यूनिट को लिखना है। तो एसआई सिस्टम इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ मेजरमेंट इंश्योरिंग प्रिसीजन, कंसिस्टेंसी एंड ग्लोबल एक्सेप्टेंस, तो ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है मेजरमेंट की जिससे प्रिसीजन, कंसिस्टेंसी एंड ग्लोबली एक्सेप्ट की जाती है। तो ये किस पे बेस्ड है, ये 7 बेस्ड यूनिट पे बेस्ड होती है with derived units and prefixes making it flexible for both everyday life and advanced science। तो ये तो हमारा चैप्टर 1 मेजरमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ नीचे ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।